एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का रुद्र क्लासेस हाई सेकेंडरी में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि अपने इससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर हमने जो हमारा वर्णमाला हिंदी का टॉपिक है वो शुरू कर रखा था, तो उससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या था? वर्णमाला। क्या नाम है? वर्णमाला। और इससे पहले 2 वीडियो आ चुके थे। ये हमारा भाग कौन सा हो जाएगा? 3, यानी पार्ट 3। इससे पहले हमने स्वर है वो पहले पार्ट के अंदर पढ़ी। कल हमने जो पढ़ा है वो था हमारा जो व्यंजन वगैरह है उनका वर्गीकरण प्रारंभिक था। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जो व्यंजन है और स्वर दोनों ही एक साथ आ जाएंगे, उसमें उनको आगे बांटा गया है। जैसे हम ये कहते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं स्वर तंत्री में कंपन के रूप। स्वर तंत्री में कंपन के रूप में जो व्यंजन और स्वर दोनों ही हैं, स्वर तंत्री में कंपन के रूप के अंदर बांटे गए जाते हैं। अब कौन से भाग हैं जिन्हें स्वर तंत्री के कंपन के रूप में रखा गया है, कितने हैं, तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर। सबसे पहले घोष। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे घोष, और इसका एक अन्य नाम है सघोष। क्या कह सकते हैं? सघोष। अमूमन जो एग्जाम के अंदर नाम आपको लगभग मिलेगा वो ये घोष ही मिलेगा, सघोष नाम आपको बहुत कम मिलेगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर स्वर तंत्री में कंपन के रूप में ये 2 भागों के अंदर बांटा गया है। यहाँ लिख सकते हैं कितने प्रकार हैं? ये 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका घोष, जिसे एक अन्य नाम क्या दिया गया है? सघोष। नंबर 2 है आपका अघोष। स्वर तंत्री में कंपन के रूप में 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग था हमारा घोष या सघोष, दूसरा भाग है हमारा अघोष। अब जो हमारे हिंदी के अंदर कुल वर्ण माने गए, कुल ध्वनियां 44 मानी गई है, उन 44 वर्णों में कौन से वर्ण ऐसे होंगे जिन्हें हम घोष की श्रेणी में रखेंगे, कौन से ऐसे वर्ण होंगे जिन्हें हम अघोष की श्रेणी के अंदर रखेंगे? तो ध्यान दें, पहले तो यह है कि स्वर तंत्री में कंपन के रूप में घोष होता क्या है, अघोष होता क्या है। घोष का मतलब है कि जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करें तो हमारे मुख के जो यंत्र है, बोलने के जो स्थान है, उनके अंदर परस्पर जब बोलते वक्त कंपन होता है, परस्पर स्वर तंत्री आपस में मिलकर झंकृत होती है, जिसके अंदर नाद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाद का। यानी ऐसे लगता है कि कोई जैसे डमडम या ढोल वगैरह की कोई आवाज वगैरह से नाद का इसमें इस्तेमाल होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? घोष। और जहां पर इस्तेमाल नहीं होगा, जहां परस्पर स्वर तंत्री आपस में मिलकर झंकृत नहीं हुई, वायु का प्रवाह सीधा सरल साधारण रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अघोष कहलाते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से वर्ण हमारे घोष हैं और कौन से हमारे अघोष हैं। तो ध्यान दें, घोष व्यंजन या स्वर दोनों। इसमें ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ग का लिखेंगे, हम याद करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का। इससे पहले जो वीडियो में पढ़ा था वर्गीय व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजनों का अन्य नाम है, तो वो आपके 5 प्रकार थे। उन 5 प्रकारों में प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन। ध्यान दें, वर्गीय व्यंजन कितने प्रकार के? 5 प्रकार की, यानी 5 जो पंक्तियां हैं, कौन कौन सी? क, च, ट, ट और प। उन 5 लाइनों का पहला और दूसरा छोड़कर कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और 5वां सारे क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। थोड़ा ध्यान दे लें, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया? क, ख, ग, घ और नंग। एक लाइन ले रहे हैं हम सिर्फ, बाकी आप 5 लाइनें आप देखना। ये तीनों वर्ण लास्ट में ये क्या कहलाते हैं? आपके घोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घोष, या जिसे सघोष कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, या आप इसको 345 याद कर सकते हो। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां। उसके बाद में ये कहता है अंतस्थ।
अंतस्थ ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? य, रे, ले और व। अंतस्थ चारों व्यंजन किसमें आएंगे? आपके घोष के अंदर आएंगे। ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि प्रश्न कई बार बन जाता है कि सभी अंतस्थ घोष होते हैं कि नहीं होते। किसी प्रकार का कोई प्रश्न, हमें ये ध्यान रखना है कि सभी अंतस्थ है वो किसके अंदर आएंगे? घोष के अंदर। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्वनि है, वो ध्यान रख लेना, कई बार दिमाग से निकल जाती है कि कौन सी ध्वनि एक ले लेंगे हम? ऊष्मीय ध्वनि। कौन सी ध्वनि? ऊष्मीय ध्वनियां नहीं ले रहे हम यहाँ पर, सिर्फ ऊष्मीय ध्वनि। कौन सी है आपकी? है। कौन सी ऊष्मीय ध्वनि है? तो वो किसके अंदर आएगी? आपकी घोष के अंदर। और एक ध्यान रख लेना, यहाँ पर लिख देते हैं अपने, जिसका प्रश्न पूछा भी गया है, सभी स्वर क्या माने गए हैं? घोष माने गए हैं। तो अब घोष या सहघोष कौन कौन से आ जाएंगे? घोष के अंदर आएगा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक पंक्ति का, तीसरा, चौथा, पांचवा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। अंतस्थ सारे के सारे। अंतस्थ कौन से होते हैं? य, रे, ले और व। एकमात्र ऊष्मीय ध्वनि, इसका ध्यान स्पेशल देना है। ऊष्मीय ध्वनि कौन सी है हमारी? है। हवाई जहाज से कहते हैं, हकार से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में सभी स्वर, ये प्रश्न पूछा गया है स्वर वाला कि स्वर क्या होते हैं? घोष है, सहघोष है, दोनों नहीं है। तो ध्यान देना है कि सभी स्वर किसमें आएंगे? आपके घोष के अंदर आएंगे। उसके बाद में क्या है आपके? अघोष। अघोष में जब परस्पर स्वतंत्र आपस में मिलकर जनरित नहीं होती है तो वो अघोष कहलाते हैं। अघोष में कौन से आ जाएंगे? कुल वर्ण हमारे 44 थे, शेष जो बच गए वो सारे किसमें आएंगे? आपके अघोष के अंदर आएंगे। तो कौन कौन सा बच गया यहां लिखेंगे हम? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रथम एवं द्वितीय, वो क्या कहलाते हैं? अघोष। उसके बाद में ऊष्मीय ध्वनियां 3 है आपकी, सो शेष बच गई कौन सी? श, स और स। वो क्या कहलाती है? आपके अघोष कहलाती है। तो अब इसमें ये बन जाए प्रश्न कि सभी उसमें ध्वनियां अघोष होती है या नहीं होती है? ध्यान रखना है कि अघोष में कौन कौन सी आती है? अघोष में आपके 3 श है, तो आपके श, स और स अघोष में आएंगे। एक उसमें ध्वनि हमारी है जो किसमें चली जाएगी? घोष ध्वनि कैसे चली जाएगी? ये हमने पढ़ा है, वो किसके आधार पे पढ़ा है? स्वर तंत्री में कंपन के रूप में। ये पूछ ले कि जो घोष या अघोष वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? तो वो किसके आधार पर किया गया है? स्वर तंत्री में कंपन के रूप में। या वो ये कह दे कि स्वर तंत्री में कंपन के रूप में कौन सा वर्गीकरण है आपके? वो एक घोष दे देता है, दूसरा आपके 3 प्रकार और बना देता है नाम, तो महाप्राण दे दे, आपको समृद्ध दे दे, हर समृद्ध दे दे। तो वो ध्यान रखना है हमारे को कौन सा वर्गीकरण किसके अंदर आता है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पर। कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पर? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों और स्वरों का जो वर्गीकरण है वो है अपने। अब श्वास वायु की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार से है। पहला है हमारे अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। कौन कौन सा? अल्प प्राण और महाप्राण। किसके आधार पर वर्गीकरण है अल्प प्राण महाप्राण? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। इससे पहले पढ़ा घोष और अघोष किसके आधार पर है? स्वर तंत्री में कंपन के रूप में। तो अल्प प्राण और महाप्राण दोनों का मतलब क्या हुआ? अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा,
प्राण का मतलब हवा या वायु, श्वास, शक्ति, ताकत से हम कहेंगे। कौन से 44 जो हमारे वर्ण है उसको उच्चारण करते वक्त, उसको बोलते वक्त हमारे हवा, शक्ति, ताकत कम लगती है तो वो अल्पप्राण, किसमें यदि ज्यादा लगती है तो वो महाप्राण। तो अब कौन कौन से हमारे 44 के अंदर आएंगे तो हमें ध्यान देना है। अल्प प्राण में हमारे कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है वैसे का वैसा यहां रखना है अपने को, प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम क्या माने जाते हैं, अल्प प्राण मान जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रथम, तृतीय, पंचम, 135 नंबर। ऊपर क्या था 345 और 12, यहाँ क्या है 135, क्या माने जाएंगे, अल्प प्राण। अब उसके अंदर देख लेते हैं अल्प प्राण कौन कौन से हैं। वो कहता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये तीनों क्या है आपके अल्प प्राण है। उसके बाद में वो कहता है अंतस्थ, सभी के सभी अंतस्थ अल्प प्राण माने गए। अंतस्थ क्या माने जाते हैं, अल्प प्राण। य, र, ल और व क्या है, अल्प प्राण है। कौन से, अंतस्थ। अंतस्थ होते कौन से हैं, य, र, ल और व। उसके बाद में सभी स्वर क्या माने जाते हैं, अल्प प्राण माने जाते हैं। सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण। अब वहां पर जो हमने उससे पहले ध्वनि पढ़ी थी है उसको भूल जाना, यहाँ अपने को नहीं लेके आनी उसकी। जो है ध्वनि उष्मीय है वो महाप्राण मानी गई है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, महाप्राण, जिसमें हवा ज्यादा निकलती है, जिसमें उच्चारण करते हो हकार की ध्वनि आती है। किसकी, हकार। खराश वगैरह जैसे उच्चारण करेंगे, क साधारण है, कोई खास नहीं, ख तो हवा ज्यादा निकल रही है, ग साधारण है, घ हवा ज्यादा निकल रही है। तो अब महाप्राण में कौन कौन से आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का, वैसे के वैसे प्रत्येक वर्ग का। कौन सा बच गया, नंबर 2 और नंबर 4, द्वितीय एवं चतुर्थ 24 नंबर, 12 दूना 24, ध्यान रख लेना। एघोष के अंदर 12 और महाप्राण के अंदर 24 नंबर। उसके बाद में सभी ऊष्मीय ध्वनियां, क्या कह रहा है, सभी ऊष्मीय ध्वनियां क्या मानी गई है, महाप्राण। ऊष्मीय ध्वनियां कितनी है, 4, स और है, ये क्या मानी जाती है, महाप्राण मानी जाती है। तो ये किसके आधार पर पढ़ा हमने, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, अल्पप्राण और महाप्राण। तो यहाँ आपके ये 2 बच गए थे, ख और घ, ये क्या माने जाते हैं, महाप्राण माने जाते हैं। तो हम ध्यान देंगे। अब कितने काउंट करेंगे 44 के अंदर, ऊपर से देख लेते हैं पहले। घोष और सघोष के अंदर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्ग हैं आपके, 5 दिए 15, ये हो गए। अंतस्थ कितने हैं, 4, 15 4 19, एक उसमें ध्वनि आपकी 20, सभी स्वर कितने हैं, 11। तो कुल 31 जो ध्वनियां हैं, 31 वर्ण है, वो क्या माने जाते हैं, घोष माने जाते हैं। उसके बाद में यहां देखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है, तो कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10। उसके बाद में 3 ये हो गए 13, कितने हो जाएंगे, 31 और 13 44। कुल वर्ण कितने माने गए हैं, 44। वैसे पढ़ने को तो आपने पहले ही बात की हुई है, काफी माने जाते हैं। कोई 56, 54, 52, 58 मान लेता है, तो वो अलग चीज है। प्रश्न जो आता है हमेशा 44 तक ही आता है। और भी कोई थोड़ी कंफ्यूजन होगी आगे वीडियो में क्लियर करेंगे उस बात को। उसके बाद में श्वास वायु की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो 5 दिए 15, ये हो गए, 4 ये हो गए, 19, 15 4 19 और 11 1 30, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, 5 दूनी 10, 10 और 4
14, तो 30 और 14 कितने हो गए 44। ये वर्ग अपने पढ़ा है अपने स्वतंत्री में कंपन के रूप में। प्रकार 2 कौन कौन से, घोष और सहघोष। दूसरा नाम अघोष, कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अंतस्थ अलग उसमें ध्वनि एक है और सभी स्वर। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, उसमें ध्वनि 3, श और स। उसके बाद में पढ़ा हमने है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, अंतः सभी स्वर। उसके बाद में महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, सभी उसमें ध्वनियां, कुल मिलाकर 44। तो आज का ये वर्गीकरण हमारा इतना ही पढ़ेंगे। कल जो शेष बच गया है काफी विस्तार से उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, और कोशिश करिए कि ये वीडियो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा हौसला है वो बने, तो मैं इससे बढ़िया आपको पढ़ाने की कोशिश करूं। जय हिंद।